हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसी को डिस्कस करेंगे। इसका यह 5वां पार्ट होगा। इसके पहले के हमने 4 पार्ट में 200 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और अभी तक हम धारा 113 तक के जो प्रावधान हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं। 113 के अंतर्गत जो है निर्देश से संबंधित प्रावधान है और हम अभी जो है भाग 8 को देख रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भाग 8 के अंतर्गत निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इसके पहले के अगर आप चारों पार्ट को देख लिए होंगे, तो इसको जो है आगे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह जो सीरीज है पूरी सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की पूरी धाराएं, पूरे आदेश हम क्रम से जो है 100 लगभग 500 प्रश्न हैं इसमें। इन 500 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे संहिता को कवर करें और आपको एक बेहतर कलेक्शन और एक बेहतर समझ के साथ प्रोवाइड करें। तो आप इसके पहले के चारों पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, आप उनको देखिए। उसके बाद फिर हम इस जो वीडियो है, यह खंड है, उसको देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस 5वें खंड को और देखते हैं यहाँ के जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो इसके क्वेश्चन है कि किसी मामले का पुनर्विलोकन कब किया जा सकता है। तो पुनर्विलोकन के संदर्भ में जो प्रावधान है आप सीपीसी में 2 स्थानों पर देखेंगे। एक तो धारा 114 के अंतर्गत देखेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप आदेश देखेंगे तो आदेश जो है वह 47 है। आदेश 47 यहाँ पर जो है 2 स्थानों पर पुनर्विलोकन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से आपने देखा कि निर्देश के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 113 के अंतर्गत और उसी के साथ साथ धारा आदेश जो है 46 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम प्रश्न पे आते हैं, किसी मामले का पुनर्विलोकन जो है यह कब किया जा सकता है। तो पुनर्विलोकन जो है किसी मामले में यह तब किया जा सकता है, इसके लिए जो है 3 आधार दिए गए हैं, धारा 114 के अंतर्गत भी और आदेश 47 के अंतर्गत भी। तो यह 3 आधार कौन-कौन से हैं? तो हम विकल्प को देखेंगे, इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि जब अपील का प्रावधान है और अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, तो अर्थात यह इसका अर्थ यह हुआ कि किसी मामले को निर्धारित किया गया एक सक्षम न्यायालय के द्वारा और वहाँ पर डिक्री पारित की गई, लेकिन उस डिक्री के विरुद्ध अपील तो अनुज्ञात है, अर्थात अपील जो है की जा सकती थी, लेकिन उसकी अपील नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस डिक्री के विरुद्ध या उस निर्णय के विरुद्ध जो है पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरा है कि जब अपील अनुज्ञात नहीं है, अर्थात वहाँ पर अपील की ही नहीं जा सकती है, तब भी वहाँ पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। तीसरा है कि जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो और अपील अनुज्ञात नहीं है, इन दोनों ही मामलों में। तो यहाँ पर यह जो तीसरा विकल्प है, यह ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो खंड 1 और खंड 2 हैं, इन दोनों की ही बातें यहाँ पर शामिल हो गई हैं। अर्थात जब अपील का प्रावधान है, लेकिन अपील नहीं प्रस्तुत की गई है और जब उस मामले में कोई अपील जो है हो ही नहीं सकती है, तो ऐसी स्थिति में जब अपील नहीं हो सकती है, तो पीड़ित पक्षकार के पास कुछ तो विकल्प होने चाहिए। तो वह जो है पुनर्विलोकन के लिए उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन करता है, जिस न्यायालय के द्वारा ऐसा जो आदेश है वह पारित किया गया है कि साहब अपना जो आदेश है उसको आप एक बार फिर से उसका अवलोकन कर लीजिए, ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। अब हम देखेंगे कि 114 के अंतर्गत कौन-कौन से आधार बताए गए हैं, जिनके आधार पर या वो परिस्थितियाँ कौन-कौन सी हैं जबकि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इसको देखेंगे तो पहला आधार ये है कि जब किसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता के द्वारा अपील तो अनुज्ञात है, लेकिन उसकी अपील नहीं की गई है, तब क्या होगा कि उसका पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। दूसरी परिस्थिति वो है कि जबकि अपील जो है वह अनुज्ञात ही नहीं है, अर्थात अपील जो है वह नहीं की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले का पुनर्विलोकन के लिए वहाँ पर आवेदन किया जा सकेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जबकि लघुवाद न्यायालय के द्वारा कोई मामले में विचारण किया जा रहा है और उस मामले में कोई विधि है या अधिनियम है, अध्यादेश है, उसका जो प्रश्न है वह अंतर्वलित है, ऐसी स्थिति में उसको निर्देशित कर दिया जाता है और निर्देश जैसा कि आप 113 के अंतर्गत पढ़े थे, किसको किया जाता है? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट के द्वारा भी वहाँ पर लघुवाद न्यायालय के द्वारा निर्देश किए जाने पर विनिश्चय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा पुनर्विलोकन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जिस कोर्ट के द्वारा उस मामले का निर्धारण किया गया है, अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर 3 ऐसी परिस्थितियाँ हैं, 3 आधार हैं, जिन आधारों पर पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीसी की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए?
या किस आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि धारा 114 के अंतर्गत इसी के साथ-साथ आदेश 47 और नियम 1 इसके अंतर्गत भी क्या है, पुनर्विलोकन के बारे में जो प्रावधान है वह किया गया है। तो दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, जहां प्रारंभिक डिक्री से कोई अपील कालातीत अर्थात अवधि बाधित होने के आधार पर न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है वह उसको क्या उपचार उपलब्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में वह जो है पुनर्विलोकन दायर कर सकता है। तो आपने देखा कि धारा 114 का जो आधार पहला दिया गया है पुनर्विलोकन का, उसमें यह है कि अपील जो है अनुज्ञात है, लेकिन अपील जो है वह निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं की गई है। तो वही बातें यहाँ पर है कि वहाँ पर जो अपील है वह कालातीत होने के आधार पर खारिज कर दी जाती है, क्योंकि वह निश्चित सीमा के अंदर जो है अपील नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है वह क्या करेगा, वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है, व्यथित व्यक्ति व्यवहार न्यायालय के आदेश या निर्णय के लिए पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित में से किस एक आधार पर नहीं कर सकता है। तो 3 आधार आपने देखा है 114 के अंतर्गत जो दिए गए हैं। अब इसी के आधार पर हम प्रश्न के जो विकल्प हैं उसको देखेंगे कि ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील तो अनुज्ञात है लेकिन अपील नहीं की गई है, तो इस आधार पर जो है पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और हमसे पूछ रहा है कि किस आधार पर नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि आदेश या निर्णय व्यथित व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, तो यह कोई आधार नहीं है कि जो है पीड़ित व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोई निर्णय दे दिया गया और जो है उससे कोई व्यक्ति पीड़ित अपने आप को समझता है तो वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करे, तो यह कोई आधार नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पुनर्विलोकन जो है किसके द्वारा किया जाएगा, जिस कोर्ट ने निर्णय पारित किया है, अर्थात उस न्यायालय के द्वारा जिसने निर्णय पारित किया था उसी के द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। अर्थात निर्णय को पारित करने वाले न्यायालय अपने ही निर्णय का फिर से अवलोकन कर सकता है और उसमें देख सकता है कि क्या हमने अपने जो निर्णय है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं किया है, गलती तो नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप निर्देश को देखेंगे और पुनरीक्षण को देखेंगे, इन दोनों ही बातों में आप देखेंगे कि निर्देश किसको किया जाएगा और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोनों ही मामलों में यह कार्य जो है हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में धारा 115 के अंतर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी के पुनरीक्षण के लिए आदेश प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पुनरीक्षण के लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वह आधार कौन-कौन से होंगे? अर्थात किन आधार पर जो है आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है पुनरीक्षण के मामले में। तो पुनरीक्षण के संदर्भ में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 115 के अंतर्गत। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसा कि आदेश 46 में निर्देश के बारे में, आदेश 47 के अंतर्गत पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान है वह केवल धारा 115 के अंतर्गत किया गया है। आदेश में यहाँ पर इसके संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसी के साथ-साथ अगर आप सीआरपीसी को देखेंगे, तो सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 397 जो है, यह भी पुनरीक्षण से संबंधित है। अब हम विकल्प पर आते हैं कि हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर किन परिस्थितियों में धारा 115 के अंतर्गत सीपीसी के लिए जो है पुनरीक्षण के लिए आवेदन या आदेश दिया जा सकता है। तो यदि उस मामले में अपील करने की अनुमति का उपबंध न हो, अर्थात वहाँ पर अपील का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, तो यहाँ पर भी जो है मामले का पुनरीक्षण किया जा सकता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने जो है अपनी अधिकारिता का जो है अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण करने के बाद कोई कार्य किया है। तीसरा आधार यह है कि न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में न्यायालय जो है वह असफल रहा है, अर्थात जो उसको अधिकार दिया गया है अपनी ही अधिकार का वह प्रयोग नहीं कर सका है, या जो अधिकार उसको दिया गया है उस अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर दिया है। या और तीसरी बात इसमें क्या आपने देखा कि अपील करने की अनुमति ही नहीं है, अर्थात वहाँ पर अपील का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह तीनों ही परिस्थितियाँ हैं जबकि मामले में जो है वह पुनरीक्षण किया जा सकता है। और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पुनरीक्षण हमेशा हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीसी की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है, अर्थात वह किसके बारे में प्रावधान करती है? तो निर्देश के बारे में प्रावधान आपने देख लिया है धारा 113 के अंतर्गत, पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान धारा 114 के अंतर्गत, पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान धारा 115 के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर हमसे धारा 115 पूछ रहा है, तो यह पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो पुनरीक्षण जो है, उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है। तो पुनरीक्षण के अंतर्गत होता क्या है? तो जो हाई कोर्ट है, चूंकि हाई कोर्ट ही पुनरीक्षण करता है, तो अपने अधीनस्थ न्यायालय से मामले को अपने पास मंगा सकता है, और जिसकी कोई अपील नहीं होती है, और यहाँ पर उसको अगर यह प्रतीत होता है कि उसने उसके अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि उसको जो है प्राप्त ही नहीं है, अर्थात उसको कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, फिर भी वह उसका प्रयोग किया है, या जो उसको अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करने में असफल रहा है, या यहाँ पर तीसरी बात है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है। तो इन तीन परिस्थितियों का अगर वहां पर समाधान हो जाता है हाई कोर्ट का, तो ऐसी स्थिति में वह जो है मामले को अपने पास मंगा सकता है, उसका पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन कर सकता है धारा 115 के तहत। अगला प्रश्न है, सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है, तो पुनरीक्षण किसके द्वारा हो सकता है? तो हमेशा जो है यह हाई कोर्ट के द्वारा अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपीसी के अधीन जब एक बार पुनरीक्षण दाखिल हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही होगा? तो जब एक बार पुनरीक्षण दाखिल हो जाता है, तो वह कार्यवाहियों को रोक देता है, तो यह गलत है। पूर्व न्याय की तरफ प्रभावित होता है, यह भी गलत है, क्योंकि पूर्व न्याय तभी प्रभावी होगा जबकि सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी मामले को जो है विनिश्चित कर दिया जाता है, उसमें फाइनल डिग्री पारित कर दी जाती है। तीसरा है तत्काल राहत के लिए व्यादेश की तरह कार्य करता है, तो यह भी गलत है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा कि न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही की रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखिए कि न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही है वह रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय जब तक कि ऐसी कार्यवाही को न्यायालय के द्वारा रोका न गया हो। तो यही जो कथन है वह सही है। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 115 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी की कौन सी धारा स्पष्टतया उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रकृति की है? उत्प्रेषण की रीति जो है रिट में क्या होता है कि एक मामला है, यहाँ पर अगर कोई अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया है या अधिकारिता से बाहर जाकर के कार्य किया गया है, अनियमितता की गई है, इस मामले को हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है उस मामले को चेक करता है, वह उसके बाद फिर उसका निर्धारण होता है। तो ठीक इसी प्रकार का जो प्रावधान है वो धारा 115 के अंतर्गत होता है, जिसे पुनरीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है कि अप्राधिकृत व्यक्ति न्यायालय को संबोधित नहीं करेंगे? तो ऐसा जो प्रावधान है वह कहाँ किया गया है? तो जो अपराधिकृत व्यक्ति है, जैसे कि कोई मान लीजिए अधिवक्ता नहीं है, या वह न्यायालय के द्वारा न्यायालय में हाजिर होने और अभिवचन करने के लिए उसे डिबार कर दिया गया है, या कोई एक सामान्य व्यक्ति है जिसे विधि का कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको न्यायालय को संबोधित करने, वहां प्लीडिंग करने, बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 119 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय जो न्यायिक आयुक्त की न्यायालय नहीं है की प्रक्रिया और उनके अधीन आने वाले सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम या उनमें से किसी को बातिल या परिवर्तित करने अथवा उसमें परिवर्धन करने की जो शक्ति है वह किसके पास है? तो ऐसी जो शक्ति है वह उच्च न्यायालय को होती है। ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 122 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये ऐसी कुछ प्रावधान है जो कि अभी पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन इसको पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, और इसलिए जो है हमको इन सब बातों को जानना आवश्यक होता है। तो यह प्रावधान जो है धारा 122 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 122 के नियम बनाने के लिए नियम समिति किससे मिलकर के बनती है? तो धारा 122 के अंतर्गत जो है जो नियम बनाया जाता है, तो ऐसा जो नियम बनाया जाएगा
वह एक नियम समिति के द्वारा बनाया जाता है। और उस नियम समिति का जो गठन होता है, वह कैसे होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 123 के अंतर्गत दिया गया है। अब 123 को देखेंगे, इसके अंतर्गत जो है वह पूरी बातें स्पष्ट हो जाएँगी कि ऐसी जो नियम समिति है, उसमें कौन-कौन से व्यक्ति शामिल होंगे और कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। तो पहला विकल्प देखते हैं कि ऐसे नगर में जहाँ ऐसी समिति का गठन हुआ है, स्थापित हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीश, जिनमें कम से कम एक ऐसा होगा जिसे जिला न्यायाधीश या खंड न्यायाधीश के रूप में 3 वर्ष की सेवा किया है। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी जो नियम समिति होगी, नियम समिति के अंतर्गत जो पहली शर्त ये है कि जो वहाँ पर जिस राज्य में या जिस नगर में उस समिति का गठन किया जा रहा है, वहाँ के हाई कोर्ट के कम से कम 3 जज होंगे। और 3 जजों में भी 1 जज ऐसा होना चाहिए जिसने कम से कम 3 साल तक जिला जज या खंड न्यायाधीश के रूप में सेवा किया है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा इसमें है कि 2 विधि व्यवसायी जिनके नाम उस न्यायालय में दर्ज हों, अर्थात उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो है 2 अधिवक्ता होने चाहिए, यह भी सही है। तीसरा है कि उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय का एक न्यायाधीश भी होना चाहिए। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का अ, संदर्भ में कोई नियम बनाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जज होंगे। इसके साथ-साथ उसी न्यायालय में अ, 2 अधिवक्ता जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो होंगे। इसी के साथ-साथ उसी हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी जिले में, अर्थात मान लीजिए यह प्रतापगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो कार्य करने वाले कम से कम एक जो न्यायाधीश हैं वह होंगे जो कि इसी हाई कोर्ट के अधीनस्थ हों। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो उनसे मिल करके उस समिति का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी व्यक्ति हैं। ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 123 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है नियम समिति के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो नियम आपने देखा धारा 122 के तहत बनाई जाती है। और 122 के तहत जो नियम बनाया जाता है, तो नियम जो है एक समिति के द्वारा बनाया जाएगा। समिति में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, आपने धारा 123 को देखा। 123 के अंतर्गत आपने देखा हाई कोर्ट के 3 जज होंगे, 2 अधिवक्ता होंगे या विधि व्यवसायी होंगे, और उसी हाई कोर्ट का कोई अधीनस्थ अगर सिविल कोर्ट है उसका एक न्यायाधीश होगा। तो यहाँ पर कुल 6 व्यक्ति हो गए, उस समिति में 6 व्यक्ति होंगे। अब इस समिति के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 123 के तीसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी समिति के सदस्य उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो उसके सदस्यों में से एक को सभापति भी नामित करेगा। अब यहाँ पर आपने देखा कुल 6 सदस्य हैं। इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य जो है वह क्या होगा, सभापति होगा, और बाकी 5 क्या होंगे, 5 जो है वह सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से धारा 122 को 123 को आपको देखना है। नेक्स्ट है नियम समिति किसी नियम को बनाने, परिवर्तित करने आदि के बारे में किसको रिपोर्ट करेगी। अब देखिए, जबकि ऐसी समिति जो कि धारा 123 के तहत बनाई गई, 123 के तहत समिति का गठन किया गया और उस समिति में से एक को सभापति बनाया, किसने, हाई कोर्ट के द्वारा। अब यह जो समिति है वह कोई नियम बनाती है या नियम को परिवर्तित करती है, तो इसके बारे में वह रिपोर्ट करेगी। तो रिपोर्ट जो है किसे करेगी, तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 124 के अंतर्गत दिया गया है। 124 को जब देखेंगे तो इसमें यह है कि हर एक नियम समिति उस नगर में जहां उसका गठन हुआ है स्थापित हाई कोर्ट को प्रथम अनुसूची में के किसी नियमों को बातिल करने, परिवर्तित करने, परिवर्धित करने, नया नियम बनाने, इसके बारे में जो है वह रिपोर्ट करेगी। तो किसको करेगी, हाई कोर्ट को करेगी। तो यहाँ पर 124 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विषय में नियम बनाकर उपबंध किया जा सकता है। तो नियम देखिए किसके बारे में, जो कि नियम जो है धारा 122, 23, 24 इसके संदर्भ में है। अब जब नियम बनाया जाएगा तो नियम बना करके उपबंध किया जा सकता है। तो समन और तामील कैसे की जाएगी, इसके बारे में नियम बनाया जा सकता है। प्रतिदावा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में नियम बनाया जाता है। ऋण की कुर्की और उसका विक्रय कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों के बारे में नियम बनाया जाता है। तो नियम कैसे बनाया जाता है, तो नियम समिति के माध्यम से। नियम समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा।
उस नियम समिति में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यों को आपने देखा कि वहां पर हाई कोर्ट के 3 जज होंगे, उस न्यायालय में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 2 अधिवक्ता होंगे और उसी हाई कोर्ट के अधीनस्थ सिविल कोर्ट का एक जज होगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों से मिलकर के समिति बनेगी। समिति जो है अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगी, हाई कोर्ट के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा और ऐसी समिति समन और उसकी तामील के बारे में नियम बनाएगी। प्रतिदावा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ऋण की कुर्की और विक्रय कैसे की जाएगी, इन सभी बातों के बारे में वह जो नियम बनाएगी। अब जो है इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे, यह जो प्रश्न है वह किस धारा से संबंधित है, तो यह धारा जो है 128 है। यह सब ऐसी धाराएं हैं, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो शायद यहाँ से प्रश्न न बने, न मिले अभी तक आपको, लेकिन अगर यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम इन सारे जो प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि यह एक सीरीज है। धारा 121 चूंकि भाग 10 के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, धारा 121 से लेकर के 131 तक, तो यहाँ से अमूमन आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर आप यह मान करके चलें कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही नहीं जाता, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो यह समस्या हो जाएगी आपके लिए। जब कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे गलती होना तय है। इसीलिए जो है हमने भाग 10 के अंतर्गत जो धारा 121 से लेकर 131 के अंतर्गत नियम से संबंधित है, उसको भी हमने यहाँ शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीसी के निम्न में से कौन सी धारा कुछ स्त्रियों को न्यायालय में स्वीय उपसंजाति अर्थात पर्सनल अपीयरेंस, उनको स्वयं उपस्थित होने से छूट प्रदान करती है? अब हमने धारा 132 को देखना है। 132 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह यह दिया गया है कि कुछ स्त्रियों की स्वयं उपसंजाति से छूट। तो कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो देश की रूढ़ियों और रीति के अनुसार लोगों के सामने आने से जो है नहीं आती हैं, तो अर्थात जो पर्दा नशीन स्त्रियां हैं, तो उनको जो है यहाँ पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन जब धारा 132 का आप दूसरा खंड देखेंगे, उसमें यह बताया गया है कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी मामले में किसी स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता के द्वारा निषिद्ध नहीं है। सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट नहीं देने वाली समझी जाएगी। तो यहाँ पर उनको न्यायालय में स्वयं हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में सिविल आदेशिका के निष्पादन में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह बात 2 खंड में है, दोनों ही बातों को आप ध्यान रखिए। पहले खंड के अंतर्गत उनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जा रही है, लेकिन दूसरे खंड के अंतर्गत मना किया जा रहा है, अर्थात यह कहा जा रहा है कि लेकिन उनको गिरफ्तार किया जा सकता है सिविल आदेशिका के निष्पादन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है? तो पहला है कि जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें न्यायालय में स्वयं उपस्थिति से छूट प्राप्त होगी। यह कथन बिल्कुल सही है। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे मामले में जिसमें स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता के द्वारा निषिद्ध नहीं है, अर्थात यह संहिता जो है परमिशन देता है कि ऐसी स्त्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। कब? सिविल आदेशिका के निष्पादन में। तो ऐसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट नहीं होगी, अर्थात उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये दूसरा कथन भी सही है। जैसा कि आपने धारा 132 को देखा, उसके अंतर्गत दो जो पहला खंड ये है और दूसरा खंड यह है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है कि उपरोक्त दोनों ही जो कथन है वह सही है धारा 132 के अनुसार। नेक्स्ट है, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर किसे जो है न्यायालय में पर्सनल अपीयरेंस से अर्थात व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट नहीं प्राप्त है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको न्यायालय में स्वयं उपस्थिति से छूट पाने का हक है, वह प्रावधान धारा 133 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 133 के अंतर्गत एक सूची दी गई है जिसमें कुल 11 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संघ के मंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, संघ राज क्षेत्र के प्रशासक हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, राज्य के जो मंत्री हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको
स्वयं उपस्थिति से या व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। अब हम विकल्प पे आते हैं। तो संघ सरकार के मंत्री, तो मंत्री चाहे वह संघ के हों चाहे राज्य के हों, दोनों को ही 133 के तहत न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है और राष्ट्रपति को भी प्रदान की गई है। लेकिन विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, इनको न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत हाजिरी से कोई छूट प्राप्त नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है कि 133 के अनुसार न्यायालय में जो है स्वयं उपस्थिति से इतने लोगों को छूट होगी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति हो गए, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह हो गए, संघ के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं और अ, संघ राज क्षेत्र में चूंकि प्रशासक होते हैं वह हो गए, विधान परिषद के सभापति हैं। तो इन सब व्यक्तियों को जो है, इसके साथ साथ एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 ख लागू होती है, अर्थात पूर्व भारतीय राज्यों के जो प्रशासक हैं, उनको भी यहाँ पर पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई है धारा 133 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीसी के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर किसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त नहीं है, तो इसको देखेंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, केंद्र और राज्य के जो मंत्री हैं उनको है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीश गण हैं, इन सभी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है धारा 133 के अंतर्गत। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है, इनको कोई छूट प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी उस समय सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो कोई भी न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है या अन्य कोई न्यायिक अधिकारी है, तो सिविल आदेशिका के अधीन उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। कब गिरफ्तार किया जा सकता है, यही हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा जो अधिकारी है, जब वह न्यायालय को जा रहा हो तो तब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब वहां पर वह पीठासीन हो, अर्थात वह न्यायालय में अपने जो उसकी कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है, अपना न्यायिक जो कार्य है वह कर रहा है, तब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। न्यायालय से वह लौट रहा है तब भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो चौथा विकल्प ही सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है उसको देख लीजिए, धारा 135 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सीपीसी की निम्नलिखित कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। तो देखिए, आपको कुछ चीजों को विशेष रूप से पकड़ना होगा, जैसे कि आपने धारा 132 को, 133 को, दो धाराओं को देखा। तो दो धाराओं के अंतर्गत आपने क्या देखा, यहां पर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिरी से छूट मिलती है। हाजिरी कौन सी, तो व्यक्तिगत रूप से उसको स्वयं हाजिरी से छूट मिलती है। जबकि धारा 135 देखेंगे, 34, 35 या 35A है, तो यहां पर जो है गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। 135, 134 हो गई, 35 हो गई, 135A हो गई। तो यहाँ पर जो है गिरफ्तारी से छूट है। अगर इसको आप दोनों चीज़ों को अलग कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं इसी में कि हमसे पूछ क्या रहा है, स्वयं हाजिरी से या गिरफ्तारी से छूट। अब हमसे प्रश्न देखेंगे कि सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। कैसे व्यक्तियों को, तो जो विधायी निकायों के सदस्य हैं। तो विधायी निकाय के सदस्यों को, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा छूट जो है धारा 135A के अंतर्गत उनको छूट दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है। तो किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है या उसको निरुद्ध किया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है। तो इसको हम देखेंगे कि संसद के किसी सदन के अधिवेशन के चालू रहने के दौरान उस सदस्य का कोई सदस्य है, तो इसको जो है वहां पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो यह जो है पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि विधान परिषद के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान उस परिषद का कोई जो सदस्य है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि अधिवेशन चालू है। तो अधिवेशन चालू रहने के दौरान संसद का कोई सदस्य है या विधान परिषद का कोई सदस्य है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
तीसरा है कि वह स्त्री जिसे देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने से विवश नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या उसको गिरफ्तारी से भी छूट है? तो इसके लिए हमने धारा 132 को पहले ही देखा कि ऐसी स्थिति को गिरफ्तारी से कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है, अर्थात उसको सिविल आदेशिका के निष्पादन में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपने देखा धारा 132 का जो दूसरा खंड है, इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह किया गया है। और चौथा विकल्प है कि मजिस्ट्रेट जब अपने न्यायालय को जा रहा है, वापस आ रहा है, वहाँ पर पीठासीन है, तब भी उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह सारी जो बातें हैं, हम सिविल मामले की कर रहे हैं, तो सिविल मामले में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह गलत है। पहला देखेंगे कि एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है। तो यही जो कथन है वह गलत है, क्योंकि एक जो संसद सदस्य है या विधायी निकाय का कोई सदस्य है, उसको न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से छूट प्राप्त होती है, जबकि वह सदन का सदस्य और गिरफ्तारी से भी छूट प्राप्त होती है, जबकि जो अधिवेशन है सदन का वह चल रहा है। दूसरा है, एक न्यायिक अधिकारी को व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, सिवाय उस समय के जबकि वह न्यायालय जा रहा है, वापस आ रहा है या पीठासीन है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, ऐसा प्रावधान धारा 135 के अंतर्गत किया गया है। अगला विकल्प देखते हैं, आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर हाई कोर्ट में मूल वाद सीधे भी दायर किया जा सकता है, यह भी सही है। उच्च न्यायालय किसी ऐसी आज्ञप्ति या आदेश में जिसके विरुद्ध या तो हाई कोर्ट में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरबदल नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उल्टेगा, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की बात हो रही है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा कौन सी होगी, क्या होगी, किस भाषा में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके समक्ष कार्यवाही होगी, ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 137 के अंतर्गत उपबंधित है। तो अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा के संदर्भ में जो 137 के अंतर्गत प्रावधान है उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसी जो भाषा की घोषणा है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी किसी भी ऐसे न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे न्यायालयों को आवेदन और उसमें कार्यवाही लिखी जाएगी। तो 137 का दूसरा खंड जो है यह प्रावधान करता है। तो इसमें हम 137 के जो दोनों खंड हैं उसको देखते हैं कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रारंभ से पूर्व अधीनस्थ न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही इन न्यायालयों की भाषा बनी रहेगी। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा क्या होगी और उनकी लिपि क्या होगी। तब आपसे प्रश्न कभी कभी लिपि के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि लिपि का निर्धारण कौन करेगा। तो भाषा तो आप हमेशा पढ़ते हैं, तो इसको आसानी से लगा लेंगे कि राज्य सरकार ही निर्धारित करती है, लेकिन राज्य सरकार ही उसकी लिपि का भी निर्धारण करती है कि किस लिपि में जो है वह देवनागरी में या खरोष्टी में या आर्मेयिक में किस में लिखा जाएगा, इसका भी निर्धारण राज्य सरकार ही करेगी। अगला प्रश्न है, शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ पत्र के लिए कोई शपथ लिया जाना है तो वह शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 129 के अंतर्गत है। हम सभी धाराओं को, सभी प्रश्नों को उनसे धाराओं से इसलिए कोरिलेट कर रहे हैं ताकि आप बेयरैट के साथ बैठेंगे पढ़ने तो आपको समझने में आसानी होगी, चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सीपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं, सबको पढ़ेंगे तो आप बाकी चीज़ों को आप जो है नहीं पढ़ पाएँगे, उतना समय नहीं दे पाएँगे। इसलिए आप उन सभी महत्वपूर्ण बातों को ही देखिए जितनी कि हम बता रहे हैं, जितनी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं कि शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जा सकेगी। तो धारा 139 के अंतर्गत जो प्रावधान है इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष। दूसरा है कि नोटरी है, जो कि नोटरी अधिनियम के तहत नियुक्त है, या कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे हाई कोर्ट इस निमित्त या इस कार्य के लिए नियुक्त करे। तो इन सभी के द्वारा जो है शपथ पत्र के लिए शपथ दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट है, वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाएं या जो उसे दी जाएं वह लिखित रूप में होंगी।
ऐसा प्रावधान जो है वह सीपीसी में कहाँ दिया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 142 के अंतर्गत दिया गया है और इसी में यह बताया गया है कि जो भी बातें, जो भी आदेश हैं, सूचनाएँ हैं, वह किसी व्यक्ति को दी जाती हैं, वह हमेशा लिखित रूप में होंगी, मौखिक रूप में कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई समन तामील के लिए उसको मौखिक रूप से भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां किसी इस संहिता के अधीन निकाली गई और डाक के द्वारा प्रेषित किसी सूचना, समन या पत्र पर डाक महसूल प्रभार्य है, वहां ऐसा डाक महसूल और फीस उस न्यायालय उस समय के भीतर संदत्त की जाएगी जो उस पत्र व्यवहार के किए जाने के पूर्व नियत किया जाएगा। परंतु कौन ऐसे डाक महसूल या फीस या दोनों से छूट दे सकता है? तो डाक महसूल के बारे में प्रावधान जो है धारा 143 के अंतर्गत दिया गया है। तो 143 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसा जो डाक महसूल है या फीस है, वह हमेशा जो है एक निर्धारित समय के भीतर उसको संदत्त किया जाएगा। लेकिन ऐसे डाक महसूल से 143 के तहत राज्य सरकार जो है उसको छूट प्रदान कर सकती है कि किसी व्यक्ति के बारे में यह छूट दे सकती है कि वह व्यक्ति वहां पर जो कोर्ट फीस है या डाक का जो खर्चा है उसको न दे। नेक्स्ट है सीपीसी की कौन सी धारा प्रत्यास्थापन का सिद्धांत प्रतिपादित करती है? तो प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 144 के अंतर्गत है। अब एक चीज और आप ध्यान रखें कि जब हम डिक्री की परिभाषा पढ़ रहे थे धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत, जब हम डिक्री देख रहे थे तो डिक्री के अंतर्गत हमने देखा था कि धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण डिक्री है, तो प्रत्यास्थापन के तहत जब कोई मामले का अवधारण किया जाता है तो यह क्या होता है? यह डिक्री कहलाता है। अब आप डिक्री की बात यहाँ पर देखे हैं तो डिक्री की परिभाषा धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई है। इसी के साथ साथ चूंकि यह कभी शायद यहाँ ध्यान न गया हो, डिक्री की परिभाषा सीपीसी में एक जगह पर और दी गई है। वह धारा आदेश 45 है। आदेश 45 का जो नियम 1 अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी डिक्री की परिभाषा दी गई है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए डिक्री की परिभाषा कहाँ दी गई है, विकल्प में यह दोनों ही बातें हैं। आदेश 45 नियम 1 भी है, धारा 2 भी है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा विकल्प है उपरोक्त दोनों जगहों पर या केवल खंड 1 के अंतर्गत। तो आप निश्चित रूप से अगर नहीं पता है तो पहला ही लगाएंगे। लेकिन डिक्री की जो परिभाषा है आदेश 45 नियम 1 के अंतर्गत भी दी गई है, वहां पर यह बताया गया है कि डिक्री के अंतर्गत अंतिम आदेश भी आता है। अब आदेश 45 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या प्रावधान है? तो एससी में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। प्रत्यास्थापन का मामला कहाँ संबंधित है, किस धारा से? धारा 144 से संबंधित है। अब यह डिक्री है और इसी को ही कई बार पूछ लिया जाता है, डीम्ड डिक्री है यह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत कराया जाता है? तो प्रतिभू के दायित्व का जो प्रवर्तन है वह किस धारा के तहत कराया जाता है? तो इसको आप देखेंगे, इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 145 के अंतर्गत दिया गया है। तो 145 को देखेंगे, प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि जहां किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है, तो वहां पर इसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वह सही है? तो जहां किसी व्यक्ति के द्वारा कोई या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है, वहां उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा या उसके विरुद्ध वह कार्यवाही की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा। पहला विकल्प इसके अंतर्गत बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 146 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, उन सभी वादों में जिनमें कोई पक्षकार निर्योग्य है, तो कौन सा कथन सही है? तो जहां पर कोई पक्षकार निर्योग्य है तो ऐसी स्थिति में जो प्रावधान है वह देखेंगे धारा 147 के अंतर्गत दिया गया है। तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो मान लीजिए कोई कार्यवाही चल रही है और वहां पर जो पक्षकार है वह निर्योग्य हो गया है, चाहे वह अव्यवस्था के कारण, पागलपन के कारण या किसी अन्य कारण से वह कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए निर्योग्य हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कथन देखेंगे कि कौन सा सही होगा।
पहला है कि किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई भी सहमति या करार यदि वह उसके वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक के द्वारा न्यायालय की अभिव्यक्त इजाजत से दिया जा सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे कि वह सहमति या करार ऐसा ही बल या प्रभाव रखेगी मानो ऐसा व्यक्ति किसी नियोगिता के अधीन नहीं था। इसका अर्थ यह है कि अगर एक पक्षकार जो है अव्यस्तता के कारण, पागलपन के कारण निर्योग्य हो गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की अभिव्यक्त इजाजत से उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उस कार्यवाही को वादमित्र या वादार्थ संरक्षक के रूप में संचालित कर सकता है। जब ऐसा व्यक्ति उस कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, तो माना जाएगा कि वही जो निर्योग्य व्यक्ति है, उसी के द्वारा वह कार्यवाही की जा रही है और वह निर्योग्य व्यक्ति निर्योग्य नहीं है, बल्कि योग्य है और वह कार्यवाही कर रहा है। तीसरा विकल्प देखते हैं कि यह समझा जाएगा कि उस निर्योग्य पक्षकार ने ही उसको ऐसी सहमति दी थी या ऐसा करार किया था। तो यहाँ पर जो सभी बातें हैं, वह बिल्कुल सही हैं। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 147 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां न्यायालय ने इस संहिता के द्वारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने के लिए कोई अवधि नियत की है, वहां न्यायालय ऐसी अवधि को स्वविवेकानुसार कितना बढ़ा सकता है। तो जबकि न्यायालय ने किसी कार्य के लिए, किसी कार्यवाही के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है, अर्थात समन है तो समन की तामील इतने दिन के भीतर होनी चाहिए, या कोई अन्य कार्य है उसके लिए एक टाइम पीरियड जो है वह निश्चित किया गया है, उतने समय के भीतर किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। तो न्यायालय के द्वारा उस समय को बढ़ाया जाता है धारा 148 के तहत। अब 148 के तहत जो समय बढ़ाया जाता है, वह अधिकतम कितना बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर 148 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह कुल मिलाकर के 30 दिन से अधिक नहीं हो सकता है, अर्थात अधिकतम 30 दिन तक उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कैविएट दायर करने के अधिकार प्रावधानित हैं या इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो कैविएट के बारे में जो प्रावधान है, वह धारा 148 के अंतर्गत दिया गया है। अब अगर कभी यह पूछा जाए कि इसे कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है यह 1977 से इसको जोड़ा गया है और यह जो नई धारा है 1977 में जोड़ी गई है। अब कैविएट का सामान्य अर्थ क्या होता है? ए और बी ये दो व्यक्ति हैं और यहाँ पर कोर्ट है। इन दोनों की व्यक्तियों के बीच में आपस में विवाद है। ए कभी भी न्यायालय के समक्ष जा करके बी के खिलाफ कोई मुकदमा दिखा सकता है। तो बी क्या करेगा? बी जो है एक एप्लीकेशन, एक आवेदन न्यायालय के समक्ष पहले ही दे देगा कि साहब जब भी कभी ये हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दायर दायर करे, आप हमको इसकी सूचना दे दीजिएगा। यही जो बी के द्वारा पहले ही एक आवेदन कर दिया गया था कोर्ट में कि जब भी कभी, एक तरह से यह सावधानी है कि बी सावधान है कि न्यायालय के समक्ष पहले ही एप्लीकेशन दे दिया कि जब भी कभी हमारे खिलाफ कोई भी बात आपके समक्ष लेकर ए आए, आप पहले हमको उसकी सूचना दे दीजिएगा। इसे ही कैविएट कहा जाता है, जिसके बारे में प्रावधान जो है धारा 148 का के अंतर्गत दिया गया है। अब जब एक बार बी ने कैविएट दाखिल कर दिया, यह 90 दिन तक प्रभाव में रहेगा। अब ए अगर इस 90 दिन के भीतर कभी जाता है, बी के खिलाफ मुकदमा करता है या कोई वाद शिकायत करता है, तो जो कोर्ट है वह बी को सूचना देगा। लेकिन 90 दिन के बाद अगर जो है ए कोई सूचना देता है, तो यहाँ कोर्ट जो है बी को कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, सीपीसी के अंतर्गत दायर कैविएट कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा। तो आपने अभी देखा यह जो है 90 दिनों तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा धारा 148 को सीपीसी में अंतर्विष्ट किया गया था या इसमें शामिल किया गया था। तो यह 1976 के अधिनियम के द्वारा इसको शामिल किया गया था और इसे 77 से यह प्रभावी है। अगला प्रश्न है, सीपीसी के अधीन कैविएट तब दाखिल किया जा सकता है जब कोई, अब देखिए जब धारा 148 ए के शुरुआती लाइन को देखेंगे तो वहां पर यह प्रावधान है कि जब किसी न्यायालय में संस्थित, अर्थात संस्थित किया जा चुका है या शीघ्र ही संस्थित होने वाला हो, तो कोई भी मामला, वाद या कार्यवाही वहां पर कोर्ट में संस्थित हो गया है या संस्थित होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो एक दूसरा व्यक्ति है वह इसलिए वहां पर
न्यायालय के एक एप्लीकेशन दे देता है कि हमारी भी जो बातें हैं, हमारा भी जो पक्ष है, उसको सुना जाए। इसीलिए जब भी कभी दूसरा जो पक्षकार है, वह कोई भी कार्यवाही संस्थित करता है, तो हमको सूचना ज़रूर दी जाए, ताकि हम भी आकर के अपना पक्ष रख सकें। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति किसको दी गई है? तो कोर्ट फीस की कमी को पूरा करने की जो शक्ति है, वह दी गई है धारा 149 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं? तो साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के जो सिद्धांत हैं, वह धारा 151 के अंतर्गत निहित हैं। अब यह कैसे निहित है? क्योंकि यह शब्द का प्रयोग कहीं वहां पर किया नहीं गया है, तो इसके अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जो प्रावधान किया गया है। अब सीपीसी की अगर बात करेंगे, तो यह जो है 151 के अंतर्गत दिया गया है। अब जो सीपीसी में अर्थात सिविल मामले में यह 151 के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्ति है, वह सभी न्यायालय को प्राप्त है। तो इसके तहत जो कार्य होता है, कैसे होता है कि न्यायालय किसी मामले में न्याय प्रदान करने के लिए, अर्थात न्याय के उद्देश्यों के लिए, वह और न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो भी कार्य आवश्यक हैं, वह साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत के आधार पर वह कर सकता है। तो दूसरा प्रश्न इस पे यह बनता है कि सीपीसी के तहत यह जो अंतर्निहित शक्ति है, वह किस न्यायालय को प्राप्त है? तो यह सभी न्यायालयों को प्राप्त है। अब दूसरा खंड आप सीआरपीसी को देखें। यह सीआरपीसी में 482 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है, और वहां पर यह जो शक्ति है, वह केवल और केवल हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। सभी जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं या अ, अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं, उनको यह प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि धारा 151 के तहत पारित आदेश क्या होता है? क्या यह अपील योग्य है या नहीं है? तो धारा 151 के तहत जो आदेश पारित किया जाता है, वह पुनरीक्षण के योग्य होता है। अर्थात जो हाई कोर्ट है, वह उस आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है धारा 115 के तहत। 115 के तहत जो पुनरीक्षण कैसे किया जाएगा, उसका आधार बताया गया है। तो आधार क्या आपने देखा था अभी, इसके पहले के जो प्रश्न हैं, वो किन आधारों पर जो है किसी मामले में पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट है, वह चेक करेगा कि इसके तहत जो अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में कोई न्यायालय ने कार्य किया है, तो क्या वह अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर के कार्य तो नहीं कर दिया है, या अपनी अधिकारिता का प्रयोग जो है वह अनियमितता पूर्व किया है, या अपनी अधिकारिता का जो प्रयोग है, जो उसको शक्ति दी गई है, उसका प्रयोग करने में वह असफल रहा है। तो इस आधार पर जो है वह उसकी वैधता को चेक कर सकता है हाई कोर्ट। किस माध्यम से? पुनरीक्षण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सीपीसी की किस धारा में अदालत की अंतर्निहित शक्तियां वर्णित है? तो आपने देखा धारा 151 के अंतर्गत जो है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, सीपीसी की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है? तो वही देखिए, आपने देखा सीपीसी के संदर्भ में पूछ रहा है प्रश्न, तो यह जो है किसी भी न्यायालय अर्थात सभी न्यायालयों को यह जो शक्ति है वह प्राप्त होती है। लेकिन अगर यही सीआरपीसी की बात पूछा जाए, तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो है ये केवल हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सीपीसी की निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो सीपीसी की जो शक्तियां हैं 151 के अंतर्गत जो दी गई हैं, उसकी अंतर्निहित शक्तियां, उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो न्याय के उद्देश्य को पाने के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अर्थात इन दोनों ही जो प्रयोजनों से उसकी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, बल्कि यह जो अधिकार है वह न्यायालय की शक्ति में अंतर्निहित है, उसको अलग से नहीं दिया गया होता है, बल्कि यह न्यायालय में अपने आप निहित होता है। यह निर्णय कहाँ दिया गया, किस केस में दिया गया? तो ये देखिए, यह उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड में भी यह पूछा गया है। तो यह केस था मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल का केस, और यह जो 1962 का मामला है, इसी केस में यह कहा गया कि 151 के तहत जो शक्तियां हैं, वह किसी न्यायालय को प्रदान नहीं की जाती, बल्कि उसमें निहित होती हैं अपने आप। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 152 न्यायालयों को निर्णय, डिक्री या आदेश में
संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती हैं। तो ऐसी जो संशोधन होगा वह किस आधार पर होगा, कैसे संशोधन किया जा सकेगा? तो 152 को देखेंगे तो यहाँ पर निर्णय, डिक्री या आदेश में संशोधन का प्रावधान है। तो जो ऐसा जो संशोधन है वह किस प्रकार से हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है? तो अगर वहाँ पर कोई त्रुटि, गलती है, वह लेखन संबंधी है, गणितीय संबंधी कोई भूल है, या आकस्मिक भूल है, या लोप है, तो इस आधार पर अगर कोई निर्णय पारित कर दिया गया है तो न्यायालय के द्वारा 152 के तहत उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों ही आधारों पर संशोधन किया जा सकता है और उसको शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 152 के अनुसार निर्णय, डिक्री या आदेश में ही लेखन या गणित संबंधी भूल या आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियां किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। तो ऐसी जो गलतियां हैं वह शुद्ध की जा सकेंगी, किस प्रकार से? तो ऐसी जो गलतियां हैं वह न्यायालय जो है वह स्वप्रेरणा से भी उसको शुद्ध कर सकता है, या पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, अर्थात उपरोक्त दोनों ही प्रकार से उसको जो है वहां पर शुद्ध किया जा सकता है। तो आपको इस तीसरे विकल्प को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ न्याय नहीं हो पाया और वह जो है देखता है कि उसमें गलती हुई है, तो वह गलती को सही करने के लिए आवेदन करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। न्यायालय अगर देखता है तो वह स्वप्रेरणा से बिना किसी पक्षकार के आवेदन पर भी उसको शुद्ध कर सकता है, नहीं तो वो पक्षकार के आवेदन पर तो ऐसा करता ही है। इसी के प्रकार का जो एक प्रावधान और है आदेश 20 के अंतर्गत, तो अगर आप उसको भी यहीं पर देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आदेश 20 में नियम 3 को देखेंगे। तो आदेश 20 नियम 3 के अंतर्गत भी यही बताया गया है कि निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा, और हस्ताक्षर जब कर दिया गया तो उस पर जो है केवल धारा 152 के तहत ही संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का आवेदन सीआरपीसी को अगर आप देखेंगे धारा 362 के अंतर्गत भी मिलता है। अगला प्रश्न है, यह एक सूक्ति है। अब इस प्रकार की अगर सूक्तियां पूछी जाती हैं तो कई बार जो है यहाँ से गलतियां भी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो है कोशिश यह है कि हम आपको यह भी समझें कि यह जो सूक्ति है वह किस धारा पर आधारित है, किस धारा से संबंधित है। तो एक्टस क्यूरियल नेमिनेम ग्रेवेबिट एन एक्ट ऑफ कोर्ट सेल प्रीजुडिस नो मैन। तो इसका अर्थ यह हुआ, यह सामान्य अंग्रेजी है। हिंदी में इसका है सिविल प्रक्रिया संहिता की यह किस धारा में समाहित है, यह जो नियम है। तो यह नियम जो है वह धारा 152 के अंतर्गत समाहित है। 152 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि निर्णय, डिक्री या आदेश में संशोधन करना या उसको शुद्ध करना। इसका अर्थ जो है, इस सूक्ति का जो अर्थ है वह क्या होगा? तो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य से क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। न्यायालय का कार्य क्या है? निर्णय देना, जजमेंट देना, न्याय करना है। तो न्यायालय के कार्य से किसी भी व्यक्ति को क्षति नहीं होनी चाहिए। यह सूत्र या सूक्ति, यह सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत समाहित है? धारा 152 के अंतर्गत है। एन एक्ट ऑफ कोर्ट सेल प्रेजुडिस नो मैन, यह भी अगर इंग्लिश में पूछा जाता है तो अभी जो है 152 के अंतर्गत है। इसीलिए न्यायालय स्वप्रेरणा से ही अगर उसकी गलती में कोई भी प्रकार की लेखन संबंधी, गणितीय, आकस्मिक इस तरह की कोई भूल है तो उसको शुद्ध कर सकता है। वही बात यहाँ है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य से क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यह किस धारा के अंतर्गत है? 152 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत न्यायालय वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकता है? 152 के तहत। 152 बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। मेंस में आपसे जब प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जाता है तो वह प्रॉब्लम पेस्ट पूछ दिया जाता है, फिर आपसे चेक किया जाता है कि क्या आप विधि का कितना नॉलेज रखते हैं और आप इस नॉलेज को क्या वहाँ पर सही तरीके से अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जो सामान्य प्रश्न है, आपका विधि कितना जो है तैयार है, लॉ की कितनी नॉलेज है, वह चेक करने के लिए सीधे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपकी कानून की कितनी समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपके अंतर्गत, इसको चेक करने के लिए आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसीलिए खास करके अगर आप एपीयू की परीक्षा देंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, आईपीसी का क्वेश्चन है, उसमें अगर आप एक प्रश्न में 3 खंड होते हैं, तो एक खंड पहला जो खंड होगा, वह सीधा प्रश्न पूछा जाता है प्रावधान के संदर्भ में, बाकी के 2 खंड होंगे, वह हमेशा प्रॉब्लम बेस्ड पूछे जाते हैं।
इसी प्रकार से सीपीसी में जब आप पीसीएस एक इंटरव्यू फेस करेंगे तो उसमें भी आपसे कई बार जो प्रश्न है वह जो है प्रॉब्लम बेस्ड पूछे जाते हैं। तो क्या आप वहाँ पर अपनी जो ज्ञान है उसको आप सही तरीके से अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस चीज़ को वहाँ पर चेक किया जाता है। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जहां अपील संक्षेपतः खारिज की जाती है, वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति किस न्यायालय को होती है? तो अगर कोई अपील है, उसको संक्षेपतः खारिज कर दिया गया, तो खारिज किस धारा के तहत किया जाता है? तो 153 ए के तहत इसको संक्षेपतः खारिज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस डिक्री में या आदेश में संशोधन करने की शक्ति जो है उस न्यायालय को होती है जिसने प्रथम बार उस डिक्री को या उस आदेश को पारित किया है। अब अपील न्यायालय को इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसने तो खारिज कर दिया है। अब संशोधन कौन करेगा? जिसने उस आदेश को पारित किया था या उसने डिक्री को पारित किया था, वही उसमें संशोधन करेगा। अगला प्रश्न है, सीपीसी की किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहां जनता की पहुंच हो? तो न्यायालय जो है, विचारण का जो स्थान है या विचारण न्यायालय है, वह खुला न्यायालय समझा जाएगा। 153 ख के अंतर्गत या 153 बी के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। अब यह एक तरह से नेचुरल जस्टिस के नियमों पर आधारित है। कोई भी कार्यवाही बंद कमरे में नहीं की जा सकती है। बंद कमरे में विशेष कार्यवाहियां ही की जाती हैं, जिसको आप जब आईपीसी के पढ़ेंगे, उसमें लैंगिक प्रकृति के कोई अपराध हैं, तो उसमें जो है महिला की जो निजता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए ही वहाँ पर जो बंद कमरे में कार्यवाही होगी। उसके अलावा जो भी कार्यवाहियाँ होंगी, वह सभी खुले न्यायालय में होंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सीपीसी का 5वां भाग समाप्त किया और कुल हमने 250 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि यह सारे जो प्रश्न हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आएँगे। सीपीसी में आपको एक बेहतरीन जो है अंडरस्टैंडिंग इसमें होगी और इसके साथ-साथ आप सीपीसी पे एक बेहतर कमांड कर पाएँगे। इसी प्रकार के जो और भी जो वीडियो हैं अन्य विषयों के हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। पूरी-पूरी श्रृंखला उसी उपलब्ध है। उसके अलावा मास्टर वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप उन सभी को देखिए, हल कीजिए और आप तैयारी को अपनी बेहतर कीजिए। इसी के साथ-साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर आप हो सके इसको जॉइन ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।